आज क्लास 9 फिजिक्स के सेकंड एनुअल एग्जाम 2025 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू। इसके लिए आपको प्रीफिक्सेस की वो तरतीब ज़ुबान पे पक्की होनी चाहिए। डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पीको। डेका हेक्टो किलो, मेगा गीगा टेरा, डेसी सेंटी मिली, माइक्रो नैनो पीको। इसको इस तरतीब से आप करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। देखें, शुरू में एक एक इंक्रीज हो रही है, 10 की पावर 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, फिर 3 ऐड होना शुरू हो जाती हैं, 10 पावर 6, 10 पावर 9, 10 पावर 12। इसी तरह 10 पावर -1 से स्टार्ट होगी डेसी में, और फिर 10 पावर -2, 10 पावर -3, और फिर तीन ऐड होंगी, 10 पावर -6, 10 पावर -9, 10 पावर -12। जब आपको ये तरतीब याद हो जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, हमसे पूछा गया है मिलीग्राम, तो मिली की वैल्यू क्या है, 10 पावर -3, तो मिलीग्राम होगा 10 पावर -3 ग्राम। सो ऑप्शन इज द राइट चॉइस। बबल ए को फिल कर लें। पार्ट 2, a car changes its velocity from 20 meter per second to 56 meter per second in 2 seconds. Its acceleration is। यहाँ एक कार का बताया जा रहा है कि वो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही थी, फिर 2 सेकंड के अंदर अंदर वो वेलोसिटी इंक्रीज होकर 56 मीटर पर सेकंड हो जाती है। बताएं कि एक्सेलरेशन कितनी हुई। एक्सेलरेशन फाइंड करने का फॉर्मूला हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में सीखा था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। हमें फाइनल वेलोसिटी गिवन है 56, इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी 20, और टाइम जिसमें ये इंक्रीज हुई 2 सेकंड्स। 56 माइनस 20 से आया 36, और 36 डिवाइड बाई 2 से आया एक्सेलरेशन 18, और यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शंस में देखें, ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस। बबल डी को फिल कर लें। पार्ट 3, द गिवन ग्राफ शो। इसमें एक तरफ स्पीड v गिवन है और दूसरी तरफ टाइम। तो पूछा जा रहा है कि क्या ये ग्राफ जीरो एक्सेलरेशन शो कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, या नेगेटिव एक्सेलरेशन। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये ध्यान नशीन कर लें कि डिस्टेंट टाइम ग्राफ हमें स्पीड बताता है, जबकि स्पीड टाइप ग्राफ एक्सेलरेशन बताता है। हमें क्वेश्चन में चूंकि स्पीड टाइम ग्राफ गिवन है, यानी आंसर एक्सेलरेशन में होगा। और देखें, सब ऑप्शंस भी एक्सेलरेशन वाली हैं, तो हमें गिवन है ऐसा स्पीड टाइम ग्राफ जिसमें कि स्पीड चेंज नहीं हो रही, यानी ज़ीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड सेम रही। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस। बबल ए को फिल कर लें। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देख लें। ये ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, स्पीड एक ख़ास फिक्स स्लोप में इंक्रीज़ हो रही है। पर अगर स्पीड टाइम ग्राफ में स्लोप चेंज हो रहा हो, वेरिएबल हो, तो इसमें वेरिएबल एक्सेलरेशन होती है, स्लोप चेंज हो रहा होता है। और स्लोपिंग डाउनवर्ड्स ग्राफ मिले तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, जिसको डीसेलरेशन भी कहते हैं। पार्ट 4, a motorcycle of mass 80 kg moving with a speed of 20 meter per second hits a wall with a force of 200 newton. The time of collision is 0.4 second, 0.6 second, 0.8 second, 0.10 second. इस क्वेश्चन में मास गिवन है और वेलोसिटी भी, इनको मल्टीप्लाई करने से मोमेंटम मिलता है, और हमें गिवन है फोर्स, जबकि टाइम पूछा जा रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम, फोर्स और टाइम का रिलेशन आपको याद होगा, जिसको इम्पल्स भी कहते हैं। फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टाइम। डेल्टा पी की वैल्यू यानी चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम तो ज़ीरो होगा, वॉल से टकराकर बाइक रुक गई थी। तो जो इनिशियल मोमेंटम है वही चेंज भी हुआ है, जो कि क्या होता है, पी इक्वल टू एम वी। हमने टाइम फाइंड करना है, तो टाइम और फोर्स को इंटरचेंज कर लें। मास गिवन है 80, स्पीड गिवन है 20, जबकि फोर्स 2000 न्यूटन्स। अब इसको कैलकुलेट करें तो आंसर आया 0.8। सो ऑप्शन सी आंसर है। बबल सी को फिल कर लें। जिन स्टूडेंट्स को ये फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन याद ना रहा करे, तो देखें, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू एम ए से निकाला है। एक्सेलरेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब एम को अंदर वाले वी एफ और वी आई दोनों से मल्टीप्लाई कर दें। एम वी एफ बना फाइनल मोमेंटम यानी पी एफ, और एम वी आई बना इनिशियल मोमेंटम पी आई, यानी हम लिख सकते हैं डेल्टा पी। तो आपको फोर्स, मोमेंटम और टाइम के रिलेशन का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। पार्ट 5, अ स्पैनर ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर यूजेज अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन टू ओपन अ टाइट नट। द टॉर्क इज। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉ इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू पुट करें 150 न्यूटन्स, और लेंथ गिवन है 30 सेंटीमीटर, मगर इसको हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो 30 सेंटीमीटर किसके इक्वल होती है, 0.3 मीटर्स। तो डिस्टेंस में
0.3 लिख लें। मल्टीप्लाई करने से आंसर आया 45 और यूनिट ऑफ टॉर्क होगी फोर्स की वजह से न्यूटन और डिस्टेंस की जगह मीटर। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस, बबल डी को फिल कर लें। पार्ट 6, इफ फोर्स इज इक्वल टू 25 न्यूटन्स एंड एक्स इज इक्वल टू 2.5 मीटर देन स्प्रिंग कांस्टेंट के इज़, ये हुक्स लॉ का क्वेश्चन है जिसकी इक्वेशन होती है F इज इक्वल टू के एक्स। एफ़ की वैल्यू गिवन है 25 जबकि एक्स गिवन है 2.5। 2.5 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो वहाँ डिवाइड हो जाएगी। 25 डिवाइड बाई 2.5 से वैल्यू आई 10 और यूनिट क्या होगी, ऊपर 25 फोर्स थी उसकी यूनिट न्यूटन और नीचे 2.5 डिस्टेंस था उसकी यूनिट मीटर को ऊपर लाएं तो पर मीटर। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस, बबल डी को फिल कर लें। इसमें ऑप्शन बी ब्रावो को जल्दी में नहीं सेलेक्ट करना क्योंकि पर मीटर आंसर है, मीटर नहीं। पार्ट 7, इन हाउ मच टाइम विल अ 120 वाट मोटर लिफ्ट 200 न्यूटन वेट वर्टिकली अप टू अ हाइट ऑफ 30 मीटर। देखें 120 वाट है जो कि पावर की यूनिट है और पावर का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और यहाँ वर्क करके 200 न्यूटन के लोड को 30 मीटर हाइट पे पहुँचाया है। वर्क डन की वजह से एनर्जी स्टोर हो गई है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। mg को ब्लू में इसलिए लिखा है कि ये वेट के इक्वल होता है और हमें पावर, वेट और हाइट मालूम है जबकि टाइम फाइंड करना है, तो हम टाइम और पावर को स्वैप कर लेते हैं। अब इनकी वैल्यूज़ डाल दें, वेट 200, हाइट 30 और पावर 120। 200 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 120 से आंसर आया 50 और यूनिट ऑफ टाइम होती है सेकंड्स। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस, बबल ए को फिल कर लें। पार्ट 8, यहाँ से आगे न्यूमेरिकल बेस्ड MCQs नहीं हैं, लिहाजा टाइम मैनेजमेंट में परेशान नहीं होना, यहाँ से आगे जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। एबिलिटी ऑफ थर्मामीटर टू शो टेम्परेचर वेरिएशंस यूनिफॉर्मली एंड इक्वली इज कॉल्ड रेंज, लीनियरिटी, सेंसिटिविटी या रिलायबिलिटी। सेम बिल्कुल फर्स्ट एनुअल वाला MCQ है। देखें रेंज का मतलब होता है कि कितना मैक्सिमम या कितना मिनिमम टेम्परेचर शो कर सकता है। लीनियरिटी का मतलब है कि जब टेम्परेचर चेंज होगा और उसकी वैल्यूज़ को किसी ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिसका मतलब है कि यूनिफॉर्म चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट चॉइस, बबल बी को फिल कर लें। बाकी ऑप्शंस भी देख लें। सेंसिटिविटी का मतलब है कि बहुत हसास थर्मामीटर है, कि बहुत स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर हो तो वो भी शो करता है। और रिलायबिलिटी का मतलब है कि जितनी बार भी किसी चीज़ की रीडिंग उस थर्मामीटर से लें वो एग्जैक्टली वही शो करेगा, ये नहीं कि कभी कम दिखा रहा है या कभी ज़्यादा। पार्ट 9, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ नॉट फाउंड इन। फर्स्ट एनुअल में क्वेश्चन था कि इज़ फाउंड इन कि किस में होता है। अब पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किस में नहीं होता, अ डिजिटल क्लॉक, इलेक्ट्रिक मोटर, लाउड स्पीकर या इलेक्ट्रिक फ़ैन। इसका पहला ऑप्शन अ डिजिटल क्लॉक ही करेक्ट ऑप्शन है, लिहाजा बबल ए को फिल कर लें। डिजिटल क्लॉक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे वर्क करती है, इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होता। बाकी ऑप्शन भी देख लें। इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक फ़ैन दोनों में मोटर यूज़ होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पे काम करती है। इसी तरह लाउड स्पीकर की भी अगर केसिंग रिमूव करके देखें तो स्पीकर की बैक पे इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्टॉल्ड होता है। पार्ट 10, मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजेस्ट, फारदेस्ट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर या पैरेलल। इसको डायग्राम से समझें। लेफ़्ट वाले मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करीब करीब हैं यानी क्लोजर हैं, इसीलिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। और राइट वाले की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें तो लेफ़्ट वाले के मुकाबले में थोड़ी दूर दूर हैं, इसलिए राइट वाले की मैग्नेटिक फील्ड वीक है। अब लेफ़्ट वाले पे फोकस करें। विद इन दिस मैग्नेटिक फील्ड पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत डेंस हैं, कंसनट्रेटेड हैं, करीब करीब हैं, इसीलिए वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है बनिस्बत साइड्स के। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर या पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ से कोई ताल्लुक नहीं होता, सिर्फ डेंसिटी से फ़र्क पड़ता है। सो ऑप्शन ए क्लोजेस्ट ही करेक्ट है, बबल ए को फिल कर लें। पार्ट 11, द वर्किंग ऑफ अ डीप फ्रीजर इज़ प्राइमरीली रिलेटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेमैटिक्स या डायनेमिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को स्टडी करती है, जैसे कि मैग्नेट्स के बीच। थर्मोडायनेमिक्स नाम से पता चल रहा है कि थर्मोमीटर से निकला हुआ लफ्ज़ है, टेम्परेचर या हीट रिलेटेड। और डीप फ्रीजर चीज़ों का टेम्परेचर कूल करता है। सो यही ऑप्शन बी राइट चॉइस है, बबल बी को फिल करने। बाकी ऑप्शंस भी देख ज़रूर लें। काइनेमैटिक्स डिस्क्राइब्स मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉजेज़, यानी सिर्फ मोशन को पढ़ना, उसकी वजूहात और उसके पीछे मौजूद फोर्सेस को नहीं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बात हो।
फोर्सेस की बात ना हो। डायनेमिक्स की सिंपल डेफिनेशन है, इट एक्सप्लेन्स मोशन विद फोर्सेस कॉजिंग इट। सिंपली कनेक्शन बिटवीन फोर्स एंड मोशन, जैसे फोर्स, मास, एक्सेलरेशन की बात। पार्ट 12, विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट? एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मेटोलॉजी, एकॉस्टिक्स या ऑप्टिक्स? एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉट से मिलता जुलता लफ्ज़ है, स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन यूनिवर्स, तो ये तो नहीं है। कॉस्मेटोलॉजी कॉस्मेटिक्स से निकला हुआ लफ्ज़ है, ये भी नहीं है। एकॉस्टिक्स इज ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, कंट्रोल, रिसेप्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ साउंड, whereas optics is study of light and its interaction with the lenses। यही आंसर है। सो बबल डी को फिल कर लें। इस बुक के तमाम चैप्टर्स के MCQs मैंने ऐसे ही एनिमेट करके समझाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। Study with me, a learning experience।